जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो पहले जो पढ़ाई थे पलासी युद्ध के बारे में थे, उसका मेन जो रीजन था क्या था? बंगाल पर ब्रिटिश का विजय। उसी के क्रम में, उसी के घटनाक्रम में एक और युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। इसके बारे में हम जानेंगे। पलासी युद्ध के बारे में पलासी युद्ध के बारे में तो आपको बता ही दिए थे। आज हम बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे कि बक्सर के युद्ध में क्या क्या हुआ था। उसी के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हो सके तो अपने साथियों का शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर जो कहा जाता है, सबसे पहले बक्सर समझिए है कहाँ। अभी बात चल रहा है बंगाल का, नाम आ रहा है बक्सर का युद्ध। ये कैसे पॉसिबल हो गया? बक्सर तो बिहार में है। बक्सर कहाँ है? बिहार में। पहले जो था बंगाल, बहुत बड़ा क्षेत्र था वो। आज का बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये सभी मिलके एक ही हुआ करते थे। आज का पश्चिम बंगाल भी एक ही हुआ करते थे, सब मिलके था बंगाल। उसी में से अब टूट टूट के अलग हो गया। बंगाल अलग हो, पश्चिम बंगाल अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, ये सब अलग अलग हो गया। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ एक हुआ करते थे बंगाल। उसी के समय में बक्सर, बिहार का आरा, उसमें बक्सर जिला भी नहीं हुआ करता था, उसमें बिहार का जिला था एक आरा जिला। कौन जिला था? आरा जिला। आरा जिला का ही एक क्षेत्र था बक्सर। आरा जिला का क्या है था? एक क्षेत्र था बक्सर। उसी में बक्सर में युद्ध हुआ था। पहले बक्सर कोई जिला नहीं था, आरा जिला था। लेकिन अब 1992 में पता चला है, कहा जाता है कि बक्सर जो है आरा जिला से 1992 में अलग हुआ था, स्वतंत्र जिला बना था। इसी के बारे में हम जानते हैं, बक्सर युद्ध के बारे में। देखिए बक्सर युद्ध जो हुआ था, सबसे पहले हम जानते हैं इसका रीजन क्या था। बक्सर युद्ध हुआ तो उसका कोई रीजन हुआ होगा, तो उसका रीजन जो हम जानेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा पलासी का युद्ध जो हुआ था। पीछे के क्लास में का याद कीजिए, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? किसके किसके साथ हुआ था? सिराजुद्दौला हुआ था ना, सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और उसने एक कठपुतली नवाब बनाया था। किसको? कठपुतली नवाब किसको बनाया था? मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। पलासी के युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि कठपुतली जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत गया तो कठपुतली राजा बनाया मीर जाफर को। कब? 1757 में। अब जब कठपुतली राजा जब मीर जाफर बन गया, तो मीर जाफर को नहीं लगता था कि हमको इस प्रकार से हमारे राजनीतिक जो है राजनीतिक में इतना हस्तक्षेप करेगा। लेकिन मीर जाफर को देखते देखते अंग्रेज इतना हस्तक्षेप किया इसकी राजनीति में, इतना हस्तक्षेप किया, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बेकार लगने लगा। सोचने लगा कि हम जो बनने चले थे नवाब, इसका तो हम बन गए कठपुतली। ये तो सब काम अपने मर्जी से कराता है, हमारी मर्जी से कुछ होता नहीं है। इसके वजह से मीर जाफर क्या हो गया? परेशान हो गया। किसके नीति से? अंग्रेज की नीति से। ये फाइनल करना किया क्या? उस समय डच थे, डच से जाके हाथ मिला ले। किससे? डच से हाथ मिला लिया कि डच और मीर जाफर ने संधि कर लिया कि हम दोनों मिलकर हमला करेंगे और अंग्रेज को भगा देंगे। कौन बोला? मीर जाफर। तो समय आया नवंबर 1759 को। नवंबर 1759 ईस्वी को एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध कहा जाता है इसको। कौन? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ? नवंबर 1759 में। किसके किसके बीच? अंग्रेज और मीर जाफर और डच के साथ। मतलब मीर जाफर और डच साथ थे और अंग्रेज अकेले थे। नवंबर 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। किसने किया? मीर जाफर ने। इसमें हुआ क्या बेदरा के युद्ध में? इसका पहले देखिए तो कौन कौन था? डच एंड मीर जाफर वर्सेस कौन था? कंपनी युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी की जीत हो गई। जिसमें क्या हुआ? कंपनी का जीत हो गया। अब कंपनी जब जीत गया तो कंपनी को लगने लगा कि हम जिसको नवाब बनाए थे वो तो हमारा काम कर ही नहीं रहा, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है।
उसने क्या किया, जब मीर जाफर हार गया तो क्या किया, मीर जाफर की जगह अब बिठाया मीर कासिम को। कब, किसको, अब बिठाया मीर कासिम को। मीर कासिम को अपना कठपुतली नवाब बनाया, अपना कठपुतली नवाब बनाया। कौन, मीर कासिम को क्या बनाया, अपना कठपुतली नवाब बनाया 1760 में, 1760 ईस्वी में। अब मीर जाफर हट गया, युद्ध हार गया, मीर जाफर हट गया, बैठा कौन, मीर कासिम। मीर कासिम को भी कठपुतली की तरह रखने लगा। मीर कासिम को भी धीरे धीरे अपने अंदर एक से ऐसी चीज आने लगा कि मीर जाफर तो कठपुतली था, उससे जो लेना था ले लिया, मीर जाफर को जो देना था दे दिया, युद्ध खत्म, मामला खत्म, अब हम स्वतंत्र नवाब बनेंगे। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, अंग्रेज ने इसको भी कठपुतली की तरह रखा। ये जो दस्तक दिए हुए थे, दस्तक क्या हुए थे, दस्तक जो इसको दिए हुए थे, और क्या दिए हुए थे दस्तक का पहले मतलब समझिएगा, दस्तक क्या होता था, इसको कह सकते हैं फ्री ट्रेड का लाइसेंस कह सकते हैं, फ्री ट्रेड का लाइसेंस। दस्तक का मतलब क्या हो सकता है, फ्री ट्रेड का लाइसेंस। फ्री ट्रेड का लाइसेंस मतलब ये समझे, फ्री ट्रेड का लाइसेंस ये क्यों हुआ, पहले जो अंग्रेज भारत में क्या करते थे, व्यापारी थे, वे यहाँ से सामान खरीद के विदेश में बेचते थे। तो जब ये विदेश में सामान बेचते थे, पहले दस्तक देने से पहले उसको क्या होता था, हर जगह पर चुंगी देना होता था, टैक्स, जिसको चुंगी को ही टैक्स कहा जाता है। क्या दिया जाता था, चुंगी। फ्री ट्रेड लाइसेंस के तरफ जब दस्तक मिल गया इसको, तो वो करने क्या लगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओनली फॉर किसके लिए था, इंटरनेशनल, ओनली फॉर विदेशी व्यापार के लिए। किसके लिए, विदेशी व्यापार के लिए। लेकिन अभी भी अगर इसको इंटरनल व्यापार का अधिकार नहीं दिया गया था, इंटरनल व्यापार कीजिएगा तो टैक्स देना होगा। किसको कहा गया था, अंग्रेज को, दस्तक जो मिला हुआ था। लेकिन मीर कासिम के समय में ही क्या किया, मीर कासिम के समय में ही हो गया क्या, पता है, मीर कासिम में दस्तक का दुरुपयोग होने लगा। मीर कासिम को अपना तो राजा बना लिया, नवाब बना दिया, कौन, अंग्रेज। अब अंग्रेज क्या किया, दस्तक का दुरुपयोग करने लगा। दुरुपयोग का मतलब है कि फ्री ट्रेड जो है कहाँ करने लगा, इंटरनल में। फ्री ट्रेड कहाँ करने लगा, इंटरनल मतलब बंगाल में ही फ्री ट्रेड करने लगा। लेकिन दस्तक में तो ये नहीं कहा गया था कि अगर आप बंगाल में करेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर इंटरनल व्यापार करते हैं तब तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल में करेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दस्तक का मतलब यही था। क्या करने लगा, दस्तक का दुरुपयोग करने लगा, फ्री ट्रेड करने लगा। कहाँ पर, इंटरनल में भी फ्री ट्रेड करने लगा। और उसके बाद क्या करने लगा, इसके जो अंग्रेज के जो अधिकारी थे, अंग्रेज के अधिकारी वो नवाब के अधिकारी को अपना कठपुतली अधिकारी समझते थे, कठपुतली नवाब समझते थे। कठपुतली नवाब समझने का मतलब था, अंग्रेज का अधिकारी को लगता था कि अरे इसके राजा को तो हमारा राजा खुद बनाया है, ये हमारे सामने में क्या बोलेगा, मतलब उसको इज्जत देता ही नहीं था। इसको मीर कासिम के अधिकारी को, मतलब नवाब के अधिकारी को, अंग्रेज का अधिकारी उसको जो है क्या करता था, एक जरा सा भी इज्जत नहीं देता था, उससे खराब लगता था। देखिए दो कारण निकल गया, एक दस्तक का दुरुपयोग, एक कारण नवाब के अधिकारी को इज्जत नहीं देता था, और एक कारण अगर देखिएगा, एक कारण और ये भी था कि अंग्रेज के अधिकारी नवाब के अधिकारी को जो अपना कठपुतली नवाब समझते थे, इससे मीर कासिम क्या हो गया, खफा हो गया। अब मीर कासिम को भी लगने लगा कि अब तो इसको हटाना ही पड़ेगा, हमारा बात तो कुछ, हम तो सूझे मूर्ति की तरह खड़े हैं, जैसे स्टेच्यू होता है वैसे खड़े हैं, सबका रिमोट कंट्रोल वही करता है, रोबोट हो गए हम। मीर कासिम को लगने लगा कि नहीं, अब नहीं मानेगा, अब नहीं चलेगा, इसको भी हमको किसी न किसी तरीका से हटाना पड़ेगा। और एक कारण जो है ये भी कर सकते हैं कि नवाब के जो विरोधी थे, नवाब के विरोधी उसको क्या करता था, अंग्रेज संरक्षण देता था, अंग्रेज संरक्षण देता था। नवाब के विरोधी को क्या करता था, अंग्रेज संरक्षण देता था। मतलब अगर नवाब के बारे में कोई अगर विरोध काम कर रहा है तो अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज क्या करते थे, उस संरक्षण को क्या कहते थे, उसको विरोधी को अपने यहाँ ले आते थे कि चलो हमारे यहाँ चलो, मतलब हम तुमको संरक्षण देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर देश में कोई देश विरोधी काम किया है,
सरकार के विरुद्ध, चाहे कानून के विरुद्ध, चाहे संविधान के खिलाफ अगर कोई काम किया है, अगर वो कानूनी अपराध है, अगर आप उसको शरण देते हैं तो आप भी क्या हुए कि आप भी कानूनी तरीका से इलीगल हैं, आप भी कानूनी तरीका से क्या है, देशद्रोही घोषित हो सकते हैं, पर भी कार्रवाई हो सकता है। लेकिन अंग्रेज मीर कासिम क्या था, कठपुतली नवाब था अंग्रेज का, वो नवाब के विरोधी को भी अपना संरक्षण देते थे, मीर कासिम कुछ नहीं कर पाते थे। ये सब को देखते हुए मीर कासिम अब गुस्सा आ गया। मीर कासिम किया क्या, मीर कासिम का देखिए आप कि जब फिर से यहाँ पर आइए कि फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट जब दे दिया गया तो इंटरनेशनल था, लेकिन उसने दुरुपयोग करके इंटरनल व्यापार में भी करने लगा। जब ऐसा होने लगा तो वहां का जो बंगाल का जो भी व्यापारी था उसको क्या होने लगा, घाटा होने लगा, उसको मुनाफा कम होने लगा। अब मुनाफा कम होने का मतलब समझते थे, अगर अंग्रेज विदेश में बेचता था तो उसको टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर बंगाल में ही बेचता तो उसको टैक्स लगता। लेकिन उसने गलत क्या किया, वहां पर टैक्स नहीं देके बंगाल में भी क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। तो उससे क्या होता था कि अंग्रेज कम रेट में बेच देते थे, इससे व्यापारी को क्या होता था, घाटा होता था। तो इससे होकर क्या किया कि मीर कासिम ने आंतरिक शुल्क ही खत्म कर दिया। आंतरिक शुल्क मतलब इंटरनल टैक्स ही खत्म कर दिया। इंटरनल टैक्स ही खत्म कर दिया। इंटरनल टैक्स का मतलब है अब अगर अंग्रेज करे चाहे बंगाल का नागरिक करे, उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। इससे क्या हो गया कि अब सब व्यापारी क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो क्या होता था, और एक चीज क्या किया, इंटरनल व्यापार इंटरनल टैक्स को ही खत्म कर दिया। और अपना जो राजधानी था, राजधानी पहले मुर्शिदाबाद था, कहाँ था, मुर्शिदाबाद, इसको बदल कर कहाँ कर दिया, मुंगेर। मुंगेर बिहार का एक जिला, वर्तमान में भी बिहार का एक जिला है, वर्तमान बिहार का जिला, वर्तमान बिहार का जिला मुंगेर क्या हो गया, वर्तमान बिहार का जिला। मीर कासिम क्या किया, देखते हुए अंग्रेज को देख रहा था, उसका रणनीति धीरे धीरे क्या कर रहा है, हमको तो धीरे धीरे पूरा रोबोटे बना दिया है, अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में। क्या किया, धीरे धीरे वो अंग्रेज से दूरी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया अपनी राजधानी को शिफ्ट, कि मुंगेर राजधानी हो गया। अब अपना रणनीति बनाने लगा। मुंगेर में जब राजधानी शिफ्ट हो गया तो अंग्रेज मीर कासिम क्या पता है, मीर कासिम को जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मीर कासिम को इसका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फिर से 1763 ईस्वी में, कब 1763 में अंग्रेज से युद्ध कर लिया। अंग्रेज वर्सेज मीर कासिम, अकेले भिड़ गए थे। मीर कासिम से क्या कर लिया, युद्ध कर लिया, जिसमें मीर कासिम हार गया। मीर कासिम जब हार गया तो उसने भाग के चला गया, कहां पर, भाग के चला गया अवध। कहां चला गया, अवध। अवध का नाम उस समय था सूजा उधौला। सूजा उधौला, देखिए यहाँ पर सिराजुद्दौला होगा, यहाँ पर सूजा-उद-दौला है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और अवध का नवाब सूजा-उद-दौला अलग अलग है, एक ही समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा। अवध का नवाब सूजा-उद-दौला के पास चला गया। और जब मीर कासिम जब हार गया तो अब बंगाल का नवाब किसी को न किसी को तो बनाएगा अंग्रेज। जब बंगाल का नवाब फिर बनाया किसको, फिर से बिठा दिया मीर जाफर को। फिर से किसको बिठा दिया, मीर जाफर को 1763 में, उसी साल फिर से मीर जाफर क्या हुआ, बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बना दिया कब, 1763 में। देखिए एक बार जब सिराज को हराया था तो 1757 में किसको बनाया था, इसको मीर जाफर को। फिर मीर जाफर हटाने के, अंग्रेज को भगाने के लिए 1759 में युद्ध किया, हार गया। उसके बाद बिठाया किसको, मीर कासिम को 1760 में। फिर से मीर कासिम ने अंग्रेज को भगाने के लिए कोशिश किया, मीर कासिम हार गया तो फिर किसको बिठा दिया, फिर से मीर जाफर को बुला कर बैठा लेगा, वो फिर आ जाओ तुम। लेकिन मीर जाफर भी वैसे आदमी, वो भी बेलज आदमी था, वो भी बैठ गया। मीर जाफर 1763 ईस्वी में फिर से बंगाल का नवाब बन गया। अब जो मीर कासिम अवध भागा था किसके पास, सूजा-उद-दौला के पास जब भाग गया तो वहां पर मुगल किंग कौन थे, मुगल किंग शाह आलम द्वितीय भी थे, शाह आलम द्वितीय भी थे। अब देख लिया, अब 3 आदमी हो गया, मीर कासिम, अवध का नाम सूजा-उद-दौला, मुगल किंग शाह आलम द्वितीय। ये तीनों ने मिलकर एक गठन किया, सैनिक गठन।
कि हम तीनों मिलके अंग्रेज को भगाएंगे। कौन कौन? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल किंग शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलके एक संगठन, सैनिक संगठन बनाया और क्या किया कि हम बंगाल से अंग्रेज को भगाएंगे। इसी के ऊपर युद्ध हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 1764 ईस्वी को कौन कौन? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ। किसके कौन कौन था उसके बक्सर के युद्ध में? तो अभी हम इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, आप देखिए क्या हुआ था कि मीर कासिम जब 1763 में अंग्रेज से युद्ध हार गया तो कहां भाग गया? अवध। अवध का नवाब उस समय शुजा-उद-दौला, और उसी समय मुगल किंग भी वहीं थे। कौन था मुगल किंग? शाह आलम द्वितीय। कौन कौन? मीर कासिम। अब संयुक्त सेना बनेगा, मीर कासिम, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। कौन कौन? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। मीर कासिम को तो समझिएगा बंगाल का पूर्व नवाब था। कौन था ये? बंगाल का पूर्व नवाब, बंगाल का पूर्व नवाब। ये कौन थे? शाह आलम द्वितीय मुगल किंग थे। कौन थे? मुगल किंग। ये कौन थे? अवध का नवाब, अवध का नवाब। अवध जानते हैं ना? अवध अभी यूपी में पड़ता है, यूपी का वर्तमान एक क्षेत्र है अवध। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला क्या कर लिया? एक संधि बना लिया, एक संगठन बना लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर दिया। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कहां पर? बक्सर में। बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध आरंभ हो गया। बक्सर का युद्ध आरंभ हो गया और हुआ क्या पता है? इस युद्ध का खासियत क्या था? पलासी के युद्ध हम बताए थे, कोई युद्ध नहीं था, वो क्या था? आपसी झड़प था। क्या देखने गया था, इससे क्या हुआ? लेकिन वहां पर क्या हो गया? आपसी झड़प हो गया। वहां पर संयंत्र के तहत पलासी का युद्ध जीता गया था, ना कि अंग्रेज जो है अपना सैनिक ताकत, सैनिक शक्ति का प्रयोग वहां नहीं किया था। लेकिन एक सबसे पहला युद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध, जो अंग्रेज ने सैनिक के बल पर ये जीता था। वो भी बड़ी सैनिक, अपने से कई गुना सैनिक, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, तीनों का सैनिक मिल गया, फिर भी अंग्रेज जीत गए। अब तो वो जब जीत गए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ? जीत गया। उसका अब सैनिक भी और खुद भी एकदम राष्ट्रवाद का भावना जग गया था कि अब तो हम इतना बड़ा सेना को हरा दिए। जब इतना बड़ा सेना को जब कोई भी हरा देगा तो उसका तो गर्व से सीना चौड़ा होबे करेगा, और वो क्या हो एकदम, और उसका जो था जज्बा 7वें आसमान को छू रहा था और चाहता था कि जो होगा हम सब कुछ जीत लेंगे। लेकिन बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? तीनों उतना बड़ा सेना को अंग्रेज अकेले है राजा। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अब इसके तत्पश्चात क्या होता है? उसके अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? याद कीजिए, 1763 में किसको बनाया? फिर से मीर जाफर को। मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय में ही वहां का नवाब था, जब बक्सर के युद्ध में वहां का नवाब था। और एक मिनट, इसका बक्सर का युद्ध जो हुआ था, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। बहुत हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए। और क्या हुआ? फरवरी 1765 में मीर जाफर तो वहां का नवाब था, उसका मृत्यु हो गया। फरवरी 1765 में मीर जाफर का मृत्यु हो गया। मीर जाफर का मृत्यु हो गया। 1764 में युद्ध जीता और फरवरी 1765 में मीर जाफर का मृत्यु हो गया। फिर मीर जाफर का एक बेटा था, उसके बेटा को बनाया गया, नाम नहीं याद आ रहा है। मीर जाफर के बेटा को बंगाल का नवाब फिर से बना दिया गया, बेटा को नवाब बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। क्या किया? नवाब बना दिया गया। शायद इसके मीर जाफर का बेटा का नाम था निजामुद्दौला। तो हो गया बंगाल का नवाब बना दिया गया। कब? मीर जाफर का मृत्यु 1765 में हो गया और उसका बेटा निजामुद्दौला को बंगाल का
नवाब बना दिया गया। उसके बाद हुआ क्या, जब युद्ध हार गया तब अब तो ना मीर कासिम मरा, न शाह आलम द्वितीय मरा, न शुजा उदौला मरा। क्या किया, क्या पता, अंग्रेज क्या किए, संधि कर लिए। अंग्रेज इस युद्ध पर हारे गए पक्ष से इलाहाबाद की संधि की। कौन सा, इलाहाबाद की संधि की। ये दो संधि था, क्या वो संधि था, दो संधि किया। किससे, हारे हुए पक्ष से अंग्रेज ने इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज है, जहाँ जो यूपी में है, वर्तमान में इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया। क्या को संधि किया, दूगो संधि। एक संधि था 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, और एक संधि था, दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को। जब इलाहाबाद का जो प्रथम संधि हुआ था, इस संधि के तहत क्या क्या पता है, शाह आलम द्वितीय से, मुगल किंग से बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों क्षेत्र से दीवान प्राप्त कर लिए। क्या प्राप्त कर लिए, दीवान। कौन प्राप्त कर लिया, अंग्रेज। कौन प्राप्त कर लिया, अंग्रेज। और दीवान का मतलब क्या होता है पता है, टैक्स वसूलने का अधिकार। दीवान का मतलब क्या होता है, टैक्स वसूलने का अधिकार। ये तो पहला हुआ। दूसरा प्रस्ताव क्या रखा गया कि अवध से इलाहाबाद अवध से इलाहाबाद तथा कराका क्षेत्र अवध से इलाहाबाद तथा कराका क्षेत्र छीनकर किसको दे दिया गया, मुगल किंग को। छीनकर मुगल किंग को दिया गया, मुगल किंग को दिया गया। पहला संधि जो था 12 अगस्त 1765 को, उसमें मुगल किंग से बंगाल उड़ीसा बिहार से दीवान का प्राप्ति कर लिया। कौन, अंग्रेज। दीवान का मतलब क्या होता है, टैक्स वसूलने का अधिकार। टैक्स वसूलने का अधिकार मतलब कोई भी जो क्षेत्र होता है, अभी भी तो हम लोग का सरकार टैक्स वसूलता है, नहीं वसूलता है। उसी प्रकार पहले भी टैक्स वसूला जाता था। उस समय जो युद्ध से पहले टैक्स वसूलने का अधिकार नवाब लोग के पास था, लेकिन जब युद्ध हार गया, तो जब युद्ध हारने के बाद क्या हुआ कि वो टैक्स वसूलने का अधिकार मुगल किंग से छीनकर अंग्रेज खुद ले लिया। और इसके बदले में क्या क्या पता है, टैक्स वसूलने का अधिकार तो ले लिया इसने, अंग्रेज ने, किससे, मुगल किंग से, और कहा कि हम आपको 26 लाख रुपया सालाना देंगे। कितना, 26 लाख रुपया सालाना कंपनी देगा। किसको, 26 लाख रुपया सालाना कंपनी नवाब मुगल को देगा। टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया, और क्या किया कि हमको टैक्स वसूलने का अधिकार दे दीजिए, अगर हम आपको इकट्ठे 26 लाख रुपया आपको एक साल में देंगे। और अवध से क्या किया, इलाहाबाद तथा कराका क्षेत्र छीन लिया और मुगल किंग को दे दिया। अब हम दूसरा इसका जानेंगे, दूसरा जो है इसके मिटाने के बाद अब फिर हम दोबारा आपसे मिलते हैं। इसका जो दूसरा संधि था, इलाहाबाद का दूसरा संधि कब हुआ था, इलाहाबाद का दूसरा संधि कब हुआ था, 16 अगस्त 1765 को। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का पहला संधि हुआ 12 अगस्त को। उसी के ठीक 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को दूसरा संधि हो गया। इस संधि में क्या क्या प्रस्ताव रखा गया वो देखिए। अवध के नवाब को युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपया कंपनी को देना पड़ा। इसको कंपनी को देना पड़ा। और इसमें क्या हो गया, दूसरा इसमें क्या था कि 50 लाख रुपया कंपनी को देना पड़ेगा। और दूसरा था कि नवाब और कंपनी एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तीसरा प्रस्ताव था कि कंपनी
कंपनी को अवध में टैक्स मुक्त, टैक्स फ्री रेट का अधिकार मिल गया। टैक्स फ्री रेट का अधिकार मिल गया। चौथा क्या था? कंपनी को अवध से टैक्स फ्री रेट का अधिकार मिल गया। और क्या था कि कंपनी का रेजिडेंट नवाब के पास रहेगा, नवाब के पास रहेगा। दूसरा संधि में क्या हुआ था? अवध के नवाब को युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी ने कहा कि हम आपसे 50 लाख रुपया का जुर्माना कर दे, और 50 लाख रुपया अवध के नवाब को देना पड़ा। दूसरा क्या था? नवाब और कंपनी एक दूसरे की रक्षा करेंगे। कंपनी को अगला क्या था? तीसरा नंबर का, कंपनी को अवध में टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया गया, मतलब शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया गया। चौथा क्या था? कंपनी का रेजिडेंट नवाब के पास अंदर रहेगा, खबरी लाल को खबर बताने के लिए। ये सब तो था। अब जब टैक्स फ्री का अधिकार मिल गया, यहां पर देखिए टैक्स फ्री ट्रेड, यहां से पॉइंट बनेगा। देखिए टैक्स फ्री ट्रेड में क्या था कि कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड तो मिल गया, लेकिन अवध में क्या था? जो व्यापार थे, भारतीय व्यापार, उसको टैक्स फ्री नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, वहां के अवध का था ना, अवध में सिर्फ कंपनी को टैक्स फ्री का ट्रेड मिला, सिर्फ कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड दिया गया, टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार मिल गया, लेकिन भारतीय व्यापारी को नहीं। भारतीय व्यापारी को नहीं। इस पर थोड़ा ये क्रिटिकल से देख लीजिएगा। अवध में सिर्फ कंपनी को टैक्स फ्री का अधिकार मिला, लेकिन भारतीय व्यापारी को नहीं। इससे हुआ क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत से माल खरीदते थे तो क्या करते थे? उसको टैक्स नहीं लगता था, लेकिन भारतीय व्यापारी अगर खरीदते थे तो उसको टैक्स लगता था। खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी टैक्स कंपनी को नहीं लग रहा था। इसका मतलब वो सामान सस्ता में बेचेगा, लेकिन भारतीय व्यापारी को टैक्स लग रहा था। इसका मतलब सामान महंगा बिकेगा। अब जब कंपनी फ्री ट्रेड के तहत अपना सामान सस्ता में ले जाया, एकदम अंधाधुंध ले जाया गया, और वहां पर भी बेचा गया। क्यों? क्योंकि भारतीय व्यापारी से टैक्स लिया जाता था, तो उसकी अपेक्षा में भारतीय व्यापारी का सामान महंगा होता था। अब ऐसी बात है, जिसका सामान सस्ता रहेगा उसी का सामान खरीदा जाएगा। अंग्रेज का सामान सस्ता होता था और भारतीय व्यापारी का सामान महंगा। कारण पता है ना, उसको फ्री ट्रेड का अधिकार मिला, इसको नहीं मिला था। टैक्स फ्री का अधिकार मिल गया, इससे अपने क्षेत्र में भी, अपने विदेश में भी खूब बेचा सामान, उससे मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ गया और भारतीय व्यापारी को कुछ नहीं हुआ। और क्या हुआ कि यहाँ से भारत से अवध से कच्चा माल अपने ब्रिटेन ले गए। कहां पर? ब्रिटेन ले गए। यहां से कच्चा माल सस्ता में खरीदा और कहां ले गए? ब्रिटेन। और कच्चा माल से कंपनी के द्वारा उसी कच्चा माल से निर्मित वस्तु इंडिया में बेचने लगा। निर्मित वस्तु भारत में बेचने लगा। भारत का मतलब है अवध, कह सकते हैं इसको। कच्चा माल खरीदा और उसको बेच दिया, वहां ले गया अपने पास। वहां से क्या किया कि कंपनी में बना के लाया और कहां बेच दिया? अवध में बेच दिया। इससे हुआ क्या कि भारत में जो रोजगार जिस आदमी का चल रहा था, शिल्प उद्योग, उसको कह सकते शिल्प उद्योग खत्म हो गया। शिल्प उद्योग का मतलब है हाथ से चलाने वाला उद्योग, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है कच्चा माल ले जाके और वहां से बना के यहाँ पर सस्ता में बेच देते थे, और उसका क्वालिटी भी अच्छा होता था। जिसका अच्छा वही ना बिकेगा। इसी के तहत धीरे धीरे अवध को भी विलय कर लिया, बंगाल को भी विलय कर लिया। अवध बंगाल सबको क्या